गुड आफ्टरनून माय डियर। तो आज शुरू करेंगे हम 10th ज्योग्राफी के इकाई 1 के जो चैप्टर है। क्या है चैप्टर का नाम? हो जल संसाधन। जल संसाधन के महत्वपूर्ण पॉइंट है आज नर्मदा बचाओ आंदोलन, यही ना? चलिए, आप लोग लिख लिए हैं कॉपी में, नहीं लिखे हैं तो लिखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आज के पहला टॉपिक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो चलिए एक बार पेन रखिए, आप लोग रख लिए पेन। मैं बता दूं एक बार, ये नर्मदा नदी का नाम है, भारत के महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। कौन? नर्मदा नदी। और यह नदी भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होकर गुजरती है। मतलब 3 राज्य होकर ये गुजरती है। ध्यान से सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। और तीनों राज्य होकर जो गुजरती है ये नदी, कौन कौन? थोड़ा सा मैं भी लिख लूं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तीनों होकर ये गुजरती है। कौन नदी? नर्मदा नदी। ये तीनों होकर जब गुजर रही थी तो हुआ ये माय डियर कि सरकार की नजर इस नदी पर गई और इस नदी पर बांध बनाने का प्लान बनाया और इससे बिजली उत्पन्न करने का प्लान बनाया। इसमें जो पानी था उसको सिंचाई के लिए उपयोग करने का प्लान बनाया। तो उस प्लान जो बनाया माय डियर, तो उससे इस नदी पर मान लीजिए कि नर्मदा नदी है। कौन? ये नर्मदा नदी है। ये कौन है? नर्मदा नदी है। तो ये नदी तीनों राज्य से होकर गुजर रही थी। तो ये नदी पर बिजली बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करने, नहर निकालने इत्यादि प्लान बनाया गया। तो मैं बता दूं आपको कि 30 बड़े, कितना? 30 बड़े 135 मंझोल के, कितना? 135 मंझोले मंझोले और 300 छोटे बांध बनाने का इस पर प्लान बनाया सरकार का। बड़े बांध समझते हैं? बड़े बांध मतलब यह इस साइड से इस साइड पूरा इसमें फाटक लगा है। छोटका थोड़ा कम, मंझोल का उससे कम, आ छोटका बिल्कुल कम। तो इस तरह के जो सरकार प्लान बनाई, तो प्लान बनाने से अब देखिए, ये तो लग रहा है कि छोटी सी दूरी पर है। आप देखेंगे कोसी भी नदी में कि यहाँ की दूरी काफी अधिक होती है। अब पानी जो है थोड़ा दूर में बहती कि नहीं बहती है। और इस समय क्या है? बस्ती है कि नहीं है? टोला है ना, रहता है ना, टोला उला रहता है। अब देखिए कोसी नदी के अंदर में बहुत सारे टोला है कि नहीं है? बहुत सारे लोग रहते हैं ना, लाखों लोग बसते हैं। जस्ट नर्मदा नदी के भी इस भाग में, नर्मदा नदी भाग में बहुत सारे लोग बसे हुए थे। तो लगभग एक अनुमान था कि अगर ये 30 बड़े 135 मंझोले और 300 छोटे बांध बन जाते, क्या बन जाए, अभी बन ही रहा है, बन जाता या बनेगा, तो उससे 245 को, कितना? 245 को उजड़ जाएगा, टूट जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तो ये 245 गांव के लोग को जो मालूम होगा कि ये बांध बनने वाला है, सरकार का एक नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ है। और ये शुरू कब हुआ था वो भी थोड़ा सा बता दें मैं दिया। लगभग 1988 में। कब? 1990 के दशक कह दीजिए शुरू हुआ था। जब ये शुरू हुआ तो लोग को 245 गांव के, ये जो गांव है, ये सब गांव है ना अंदर में, तो ये गांव वाले लोग को जो पता चलेगा तो क्या करेगा? चुपचाप बैठल रहेगा? सरकार के खिलाफ क्या करेगा? एक आंदोलन शुरू किया था। उसी आंदोलन का नाम क्या था? आया समझ में?
वही आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। अब सवाल है कि आप कहिएगा सर वो जो आंदोलन शुरू किया तो हुआ क्या? कुछ तो हुआ होगा ना। खूब लंबी आंदोलन चली। आंदोलन के बाद सरकार एक डिसीजन ली, और कब डिसीजन ली वो भी सुन लीजिए। सरकार 2002 ईस्वी में, हाँ सॉरी 2003 में, कब 2003 में आके डिसीजन ली कि इसके अंदर जो भी लोग हैं, जो भी बस्ती हैं, जो भी व्यक्ति का घर है, अगर हम जब बांध बनाने लगेंगे वो जो प्रभावित होने वाला है तो बांध बनाने से पहले इसको पुनर्वास देंगे। किसको? प्रभावित। पुनर्वास समझते हैं ना, दूसरा आवास का, इसको पहले पुनर्वास देंगे। ये कानून बन गया 2003 में। ये कानून बना है कि नर्मदा परियोजना से जो व्यक्ति, जो घर, जो बस्ती प्रभावित है उसको पहले अलग आवास देंगे, उसके बाद वो परियोजना चालू करेंगे, उसके बाद वो परियोजना बनाना शुरू करेंगे। ये कब तय हुआ? तो देखिए आपने कहाँ से शुरू करेंगे। शुरू करेंगे कहाँ से कि नर्मदा भारत की प्रमुख नदी है जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और इस नदी पर देखो कितना बढ़िया टर्म है। और इस नदी पर सरकार ने 1990 के दशक में 130 गो बर का, 135 मंजिल का और 300 छत का बांध बनाने का प्लान बनाया, जिससे 245 गांव जलमग्न हो सकती थी, उजड़ सकती थी, डूब सकती थी। तब 245 गांव के लोगों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया। उसी आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन से प्रभावित होकर सरकार ने 2003 ईस्वी में पुनर्वास अधिनियम बनाया, और जिसके तहत प्रभावित लोगों को पुनर्वास देना अनिवार्य कर दिया। क्या समझ गए? समझ गए तो लिख भी लीजिए जल्दी में, फिर हम अगला पॉइंट लाएंगे। लिखिए 1990 के दशक में, 1990 के 80 में हो, 80 में हुआ मेरे डियर, हाँ 88 तो 1980 में हुआ। 1980 के दशक में, 1980 के दशक में भारत सरकार ने नर्मदा नदी पर 30 बड़े, भारत सरकार ने नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 135 मंझोले, 135 मंझोले और 300 छोटे, बांध बनाने का, 300 छोटे बांध बनाने का योजना तैयार किया। जिससे 245 गांव, खतरे में आ सकता था। 245 गांव खतरे में आ सकता था। तब प्रभावित गांव के लोगों ने एक बड़ा आंदोलन, प्रभावित गांव के लोगों ने एक बड़ा आंदोलन
शुरू किया, एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इससे सरकार प्रभावित हुआ, इससे सरकार प्रभावित हुआ और सरकार प्रभावित हुआ और 2003 ईस्वी में 2003 ईस्वी में पुनर्वास 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 कानून को मंजूरी दी और कहा गया नर्मदा परियोजना से जो प्रभावित होंगे उसको पुनर्वास दिया जाएगा, प्रभावित होंगे उसको क्या दिया जाएगा, उसको पुनर्वास दिया जाएगा। उसको पुनर्वास दिया जाएगा। हो गया? उसको पुनर्वास दिया जाएगा। अगला बताइए पॉइंट आप लोग, अगला बताइए। हैं? जल संकट, बहुत अच्छा पॉइंट है जल संकट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है नर्मदा बचाओ आंदोलन में। तो लगता है कि अगर सुन लिए होंगे अच्छी तरह से तो सिर्फ होगा तो शाम में जाइएगा ना यहाँ से घर, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा जो लिखा है, या अगर संभव हो तो इसको एक बार देख लीजिएगा। प्रयास करेंगे कि आज से ये हर 7 बजे से पहले इसको हम दे देंगे यूट्यूब पर। किसको? कितना बजे? 7 बजे से पहले। हाँ तो देख लीजिएगा 7 बजे से पहले क्या 6 बजे मान के चलिए ना, आपके 6 बजे ही चल जाएगा लगभग। आज वैसे प्रैक्टिस करेंगे 7 बजे से पहले दिए, तो इसको भी देख सकते हैं आप रिवीजन के लिए अगर मोबाइल है तो। आप लोग नेक्स्ट देखिए क्या लिखे आपने, जल संकट। जल संकट, जल संकट, ये है माय डियर जल संकट। आप लोग भी लिख लीजिए, लिखे जल संकट। अब सुन लीजिए जल संकट है क्या आखिर। बोले पेन रख माय डियर, सुनो पहले। आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। नहीं समझे? हमें जितनी जरूरत है जल, अगर उतना जल हमें नहीं मिलता है तो क्या कहेंगे उसको? इसको थोड़ा सा और बढ़िया से करते हैं, हम कहेंगे कि आवश्यकता से कम स्वच्छ जल उपलब्ध होना क्या कहलाता है? जल संकट। स्वच्छ जल समझते हैं जिसको हम पी सकते हैं, खेत में को पटा सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं। आपको कभी कभी मन में आया होगा कि कौन ऐसा जल है जो हम पी नहीं सकते हैं, तो कपड़ा नहीं धो सकते हैं, सिंचाई नहीं कर सकते, ऐसा मन में तो नहीं आया है ना माय डियर। पूरे पृथ्वी पर जल है ना,
लगभग उसका 97% जल ऐसे है जिसको पी नहीं सकते हैं, अर्थात जिसको पी नहीं सकते, जिसमें नमक काफी अधिक रहता है, जिसमें गंदा बहुत रहता है, तो उसको पी भी नहीं सकते हैं। खेत में भी देंगे तो वो भी खेतों को, फसलों को बर्बाद कर देगा, खेतों को बंजर कर सकता है। बहुत कम जल का प्रतिशत है जो हम पी सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं इत्यादि। तो इसलिए कह रहे हैं हम कि आवश्यकता से कम स्वच्छ जल उपलब्ध होना क्या कहलाते हैं? जल संकट कहलाते हैं। इस पर, जल संकट पर एक बहुत बड़े विद्वान है जो ये विशेषज्ञ भी है इसके जल के, वो स्वीडन के रहने वाला है। सुन लीजिए एक बार, स्वीडन के एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है फोल्कन मार्क्स। क्या नाम है? हाँ, उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। माने एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। उससे कम जल अगर उपलब्ध हो रहा है, स्वच्छ जल भी लगाया, स्वच्छ जल की आवश्यकता है, उससे कम अगर जल कहीं पर उपलब्ध हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? जल संकट कहेंगे। समझ में आ गया? तो सिंपल, तो आप ये भी देख लीजिए कि आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। फोल्कर मार्क्स ने कहा कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम अगर जल उपलब्ध हो रही है कहीं पर भी, स्वच्छ जल, तो क्या कहलाएगा? जल संकट कहलाएगा। समझ गए? जल संकट। अब एक छोटा सा मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ, होगा तो आगे पॉइंट है कि नहीं है। अब जल संकट क्यों उत्पन्न हो रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो सबसे पहला इसमें कारण क्या है जल संकट के उत्पन्न के कारण? कि जल को दूषित किया जाना। आज जल को गंदा कर रहे हैं लोग, वो चाहे शहर के गंदी नाली हो या घर के कूड़ा कचरा हो या मवेशी या कभी कभी तो मानव के भी मृत शरीर हो, सबको नदी में या नहर में या जलाशय में डाल रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरा, उद्योग के भी गंदे पानी किस में जा रहा है? उसके बाद कपड़ा उपड़ा भी धोते हैं, वो नदी में के तट पर धोते हैं, नदी में धोते हैं, उससे भी जल क्या हो रहा है? उसके बाद मछली मारने के लिए दवाई देते हैं उसमें, उससे भी जल दूषित हो रहा है। तो जल की कमी होगा कि नहीं होगा? और एक और बात है कि वर्षा जल का उपयोग हम लोग उसी समय करते हैं जिस समय वर्षा होती है। जैसे खेत में सिंचाई हो गया तो चलो भाई आप सिंचाई नहीं करेंगे, लेकिन उस पानी को हम लोग घेर के नहीं रखते हैं। तो क्या होता है, हमारे यहाँ से बह के फिर नदी में चले जाते हैं, नदी से बह के फिर समुद्र में पहुंच जाते हैं। उस पानी को अगर घेर के रख लेंगे हम, अर्थात गांव घर में तालाब होना चाहिए, उस तालाब में क्या रुकता है? वर्षा का जल रुकता है, इसलिए तालाब बनाया जाता है सरकार की तरफ से भी। तो तालाब इत्यादि का विकास किया जाना चाहिए, तब जल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो जल संकट की स्थिति भी बताएंगे हम। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, किसको? जल संकट लिखिए। आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। आवश्यकता से कम, स्वच्छ जल निकला ना, आवश्यकता से कम, स्वच्छ लगा था, आवश्यकता से कम स्वच्छ जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। आवश्यकता से कम स्वच्छ जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है।
थोड़ा सा और लिखिए उसमें, आए दिन, आए दिन, आए दिन जल संकट, आए दिन जल संकट की स्थिति, आए दिन जल संकट की स्थिति भयावह होती जा रही है। मतलब जल संकट की स्थिति काफी व्यापक स्तर पर उत्पन्न हो रही है। आए दिन जल संकट की स्थिति भयावह होती जा रही है। जल संकट की स्थिति भयावह होती जा रही है। हो गया मेरिया? अब थोड़ा सा एक एक लाइन नीचे से लिखिए, फॉल्कन मार्क्स के अनुसार। किसके अनुसार? फॉल्कन मार्क के अनुसार। लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति इन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति को हर रोज, इन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति को हर रोज 1000, हर रोज 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। उससे कम, उससे कम, उससे कम जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। उससे कम जल संकट, उससे कम जल उपलब्ध होना जल संकट कहलाता है। जल संकट कहलाता है। हो गया? अब अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा वो बता दीजिए, दूसरे आधार से काम करेंगे। जल संकट के कारण नहीं है, उसके कारण नहीं दिया गया। कारण दे दें क्या? चलिए एक पॉइंट को बढ़ा लीजिए, कुछ है तो लिखना है। जल संकट उत्पन्न होने के कारण, क्या पॉइंट बनाना है? जल संकट उत्पन्न होने के कारण। जल संकट उत्पन्न होने के कारण, ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बना। तो हमने अभी भी बताए थे आप लोगों को कि जल संकट की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके 4-5 कारण अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला मैंने बताया था कि जल को दूषित किया जाना या गंदा किया जाना। नेक्स्ट हम बताए थे कि वर्षा जल का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जाना या वर्षा जल का संग्रह नहीं किया जाना। और
चौथा हमने बताए थे कि कूड़ा कचरा चाहे घर के हो कहीं का भी हो वो नदी में प्रवाहित करना या जलाशय में प्रवाहित करना। और एक और कहते हैं कि वर्षा जल का कम और भूमिगत जल का अधिक जब हम उपयोग करते हैं तो फिर भी जल की कमी हो जाती है। एक और भी कह सकते हैं कि वर्षा कम होना भी, जल संकट में एक वर्षा भी कम होना है। तो बहुत सारे हो जाता है लिस्ट, तो आप 4-5 लिख लीजिए। सबसे पहला लिखिए 1 नंबर, वर्षा कम होना या नहीं होना। 1 नंबर में क्या लिखे, वर्षा कम होना या नहीं होना। वर्षा कम होना या नहीं होना। दूसरा, दूसरा में जल को दूषित किया जाना। तीसरा में जल को नियोजित ढंग से उपयोग नहीं किया जाना। नियोजित मतलब बुझला, सोच समझ कर नहीं, जल को नियोजित ढंग से उपयोग नहीं किया जाना। ढंग से उपयोग नहीं किया जाना। जल का नियोजित ढंग से उपयोग नहीं किया जाना। नेक्स्ट, वर्षा जल का कम और भूमिगत जल का अधिक उपयोग किया जाना। आइए आप लोग भी ऊपरे आइए, नीचे में नहीं बैठना है, आइए क्लास ही आइए ना। अरे रे, आवाज नहीं जा रहा है आप लोग को। हेलो हेलो हेलो, 1 सेकंड बैठिए। इसको कौन यार, रुक नहीं रही, बैठ देखते हैं ना, उल्टे तो नहीं लगा दिया है क्या रे। इसका बैटरी ही चल गया, कोई वो जला के छोड़ दिया होगा। 1 सेकंड ही, खोलो तो, हटो पन्नी। हेलो, आइए आप लोग भी ऊपरे आइए क्लास। कहाँ पर थे हम लोग? बैठिए बैठिए बैठिए, बताओ बैठो, क्या था? किया जाना। एक और लिखिए, आप लोग नहीं रुक जाइए, ये सबको लिखने दीजिए। है महाराज ने थे उसमें क्या लिखे, वर्षा जल का कम और भूमिगत जल का अधिक उपयोग करना। तो उसमें 4 नंबर का कौन, 25 बार तो इसको रिपीट कर चुके हैं, तो उसको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, पेड़ पौधा का कमी होना। पेड़ पौधा का कमी होना। कितना लिखे? 5 लिखे। चलिए हो गया।
अब एक और लिख लेना है हम लोग को। क्या है अगला पॉइंट आपका? जल संरक्षण। आप लोग तो ये चीज पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा एक पॉइंट और पढ़ाएंगे इन लोग को। क्या है अगला? है जल संरक्षण। जल ये संरक्षण, या करके लिख लो मेडियर इसका। जल संरक्षण के उपाय क्या है? वहां पर और कोई क्या है नीचे में? क्या जल संरक्षण के उपाय। अगर आप भूल जाते हैं ना, तो जो हम कारण बताए हैं जल संकट के, उसी को थोड़ा सा मसाला लगा के उल्टाते जाइए तो दूसरा तरवा बनेगा। नहीं, तरवा जो बनाता है तो ये वो है, तरवा का दूसरा भाग वो है। एक भाग वो है, एक भाग ये है। उल्टा दीजिए तो ये, सीधा कर दीजिए तो वो। तो जल संरक्षण के उपाय एक नंबर में लिखिए। जल संरक्षण के उपाय मतलब जल संरक्षण मतलब जल को बचाना। जल जो बर्बाद हो रहा है, गंदा जो हो रहा है, उसको बचाना जल संरक्षण कहलाते हैं। एक नंबर में लिखिए। जल को नियोजित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। नियोजित मतलब बिल्कुल सोच समझ के प्लानिंग के तहत उपयोग करना चाहिए। जल को नियोजित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। जल को नियोजित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। नंबरे नंबरे में कर लिखते जाइएगा। जल को नियोजित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा नंबर, वर्षा जल का संग्रह किया जाना चाहिए। वर्षा जल का संग्रह किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, वर्षा जल का अधिक और भूमिगत जल का कम उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जल में कूड़ा कचरा, जल में कूड़ा कचरा ऐ जल में कूड़ा कचरा नहीं नहीं बच जल में कूड़ा कचरा को डालने से रोकना चाहिए। उधर हटाइए ना, इसे रोकना चाहिए। नेक्स्ट, जल को पुनः चक्रण विधि द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। पुनः चक्रण मतलब बोला ना, एक बार उपयोग करके फिर उसका उपयोग करना चाहिए, फिर दूसरा काम में, फिर दूसरा काम। जल का पुनः चक्रण विधि द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। उपयोग किया जाना चाहिए। जल को पुनः चक्रण विधि द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है? कितना हुआ इसमें? इसमें 5 हो गया ना। अगला सोन है, उसके बाद तो कल समाप्त कर देंगे। आज छोड़ दें।
इतिहास शुरू कर देते हैं। तो चलिए, तो आज के क्लास को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। वैसे इसके बाद इतिहास शुरू करेंगे अभी तुरंत।